Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the molecular markers. सबसे पहले तो मार्कर्स क्या होते हैं। इन मार्कर्स की हेल्प से ना हम किसी भी जीन की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट जो ट्रेट होता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मार्कर्स के ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा बायोकेमिकल मार्कर हो गया, जिसमें हमारे आइसोजाइम या प्रोटीन बेंडिंग पैटर्न आ जाते हैं। फिर हमारे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं। देन हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कि हाइब्रिडाइजेशन मेथड पे जो बेस्ड होते हैं, इनमें आता है RFLP मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। एक होता है जो PCR बेस्ड मेथड होते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिनके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इसमें भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं जो नीचे बताए हुए हैं। APPCR, SCOT, RAPD, EST, ISR, STS, SSR, AFLP एंड SCAR। हम एक एक करके इन सारे मार्कर्स को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड में आते हैं हमारे जो फिश हो जाता है। RFLP जो होता है ना हमारा, वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड होता है। फिर हमारा PCR बेस्ड मेथड जो अभी मैंने बताए वो सारे होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर में RFLP भी आता है। उसके अलावा हमारा RAPD, SSR, AFLP, SCOT एंड EST आते हैं। जो साइटोजेनिक स्टडी होती है, जिसमें हमने सेल से रिलेटेड स्टडी करनी होती है, तो उसमें आता है फिश या एक्सटेंडेड DNA फाइबर फिश। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। आपको यहाँ डिफरेंट कलर्स के जो हैं रेड येलो कलर के जो है एक तरह से फ्लावर दिख रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स नाम से पता चल रहा है मॉर्फोलॉजी के बारे में जो बता रहे होते हैं कि इसका हाइट क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। तो वो ऐसे ट्रेट जो होते हैं उनको जो मार्कर्स जो हैं डिफाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं शेप, साइज, कलर या फिर वेरियस जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके सरफेस रिलेटेड। मेनली ये जो कैरेक्टर है ना, एक वैरायटी की आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। अगर हम जैसे राइस की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती हैं, तो हम बताते हैं कि ये बासमती है, ये वाली वैरायटी है। तो हमें कैसे पता चलता है? हम उनकी स्मेल से पता लगा सकते हैं एक तो, या फिर उनके जो दानों का साइज होता है कि पतले हैं, मोटे हैं, कलर जो होता है उसके बेसिस पे हम जो है डिफरेंट वैराइटीज़ को कैटेगराइज करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर का, कि एक तो ईजिली अवेलेबल है, दूसरा इनके लिए सिंपल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, और इनसे हम डायरेक्ट जो है फिनोटिपिक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं फिजिकल अपीयरेंस वाले, वो हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है जो क्रॉप पे काम कर चुका हो या स्पीसीज़ पे। इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मान लो टेम्परेचर में चेंज हो गया, कोई पीएच में चेंज हो गया, तो वो उन सब का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन कैरेक्टर्स पे। और ये लिमिटेड होते हैं नंबर में, और लिमिटेड ही इनकी जीनोमिक कवरेज होती है। तो इसलिए ये वाले मार्कर्स बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं हमारे ब्रीडिंग में। तो बहुत ही जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आजकल वो हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स ये पहले आए थे। फिर आते हैं प्रोटीन या बायोकेमिकल मार्कर्स। ये भी 1950 से अवेलेबल हैं। ये मार्कर रिलेटेड होते हैं, मान लो कि प्रोटीन में कोई चेंज हो गया या अमाइनो एसिड में जो चेंज हो गया, उसको चेंजेस को ये दिखाते हैं। तो इसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी चलाते हैं, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन मार्कर्स होते हैं जैसे पेरोक्सीडेस, एसिड फॉस्फेटेस, एस्ट्रेस। उनकी हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इन मार्कर्स का एडवांटेज ये होता है कि सिंपल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। दूसरा, ये विग्रस कॉम्प्लीमेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। डिसएडवांटेज कि ये भी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं और लिमिटेड होते हैं नंबर में। फिर अब हमारे पास, क्योंकि प्रोटीन मार्कर्स भी इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं और मॉर्फोलॉजिकल भी इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इनको रिप्लेस करके हमारे पास आए हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होता है कि ये हमारे पास जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चेंजेस चले आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, जिनको हम हेरिटेबल डिफरेंसेस बोलते हैं, तो उनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये चेंजेस क्यों हो सकते हैं? मान लो किसी बेस पेयर में चेंज हो गया, या फिर रीअरेंजमेंट हो गई जिसमें ट्रांसलोकेशन या इन्वर्जन हो सकता है सीक्वेंसेस का। कोई सीक्वेंस डिलीट हो सकता है, जैसे कि डिलीशन हो गया, या इंसर्ट हो सकता है इंसर्शन, या वेरिएशन हो जाएगा नंबर ऑफ रैंडम रिपीट।
किसी वैरायटी के अंदर रिपीट जो है वो 5 है, किसी के अंदर 7 है, किसी में 9 है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं। एडवांटेज क्या है मॉलिक्यूलर मार्कर को यूज़ करने का? एक तो ये यूबिक्विटस है, यूनिवर्सल है, स्टेबली इनहेरिटेड है, यानी एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास होंगे होंगे, ये लॉस नहीं होंगे। मल्टीपल एलील्स हो सकते हैं हर एक मार्कर के लिए। प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। हर एक टिश्यू में डिटेक्टेबल होते हैं, हर एक एज में डिटेक्टेबल होते हैं। और जो हमारा डीएनए सैंपल जो हम इन मॉलिक्यूलर मार्कर के लिए यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी लॉन्ग होती है। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है हाइब्रिडाइजेशन बेस, या नॉन पीसीआर भी बोलते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो आरएफएलपी इसमें है। आरएफएलपी मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस, और ये बॉस्टेटिन एट al ने 1980 में डिस्कवर की थी। इस टेक्निक में होता क्या है, इसमें हम जो है कोई भी डीएनए जो फ्रेगमेंट होता है उसमें उसकी लेंथ में जो चेंज होता है उसको हम देखते हैं। और लेंथ में चेंज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा डीएनए सैंपल होता है उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। और हम सभी को पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है, वो भी इंटरनली, क्योंकि एंडो है, एंडो मतलब विद इन। तो ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। तो इसको जो है ना मेन पार्ट बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और सीजर बोला जाता है इसको, मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये क्या करता है, जब ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जनरेट करता है, कुछ की लेंथ स्मॉल होती है, कुछ की लेंथ बड़ी होती है, तो जब हम उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं तो हमें छोटे वाले बैंड नीचे मिलेंगे और बड़े वाले बैंड जो होते हैं वो पीछे मिल जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर मिलेंगे हमें जेल में। तो इसलिए ये वेरिएशन दिखाता है लेंथ में। तो इसके स्टेप्स अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमने जो भी वैरायटी लेनी है, जो भी प्लांट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका हमने डीएनए आइसोलेट करना है हाई क्वालिटी का। फिर हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है। उसके बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलानी है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ही हम सेपरेशन करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स का। उसके बाद हमने इन फ्रेगमेंट को नायलॉन मेम्ब्रेन होती है उस पर ट्रांसफ़र करना है। अगर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी होगी तो सदर्न ब्लॉटिंग उसमें यूज़ होती है, आरएफएलपी उसमें यूज़ होता है। तो उसमें वही होता है कि जो सदर्न ब्लॉटिंग में होता है कि मेम्ब्रेन पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, जेल से लाते हैं और फिर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद उसको हाइब्रिडाइज़ कराया जाता है रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए प्रॉब से। ये प्रॉब जो होता है ना वो बिल्कुल टारगेट के या टेम्पलेट के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। तो ये वहीं पे जा कर के बाइंड करेंगे जहाँ पे इनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और जब ये बाइंड कर जाते हैं तो उसको डिटेक्ट किया जाता है एक्सरे फिल्म डाल करके, जिसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। और जो हमारे पास अनबाइंडेड होते हैं उनको वॉशिंग के थ्रू जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो जहाँ पे भी बाइंडिंग होगी वहाँ पे हमें डार्क कलर का स्पॉट मिल जाएगा। ये जो पैटर्न है ये आपका आरएफएलपी एनालिसिस है। यहाँ पे डिफरेंट प्रॉप का जो है बाइंडिंग कराई गई है, और उसके बाद हमें जो है यहाँ 13 वैरायटीज़ का डिफरेंट वैरायटी का यूज़ किया गया। उनका डीएनए सैंपल जो है निकाला गया, उसके बाद उनका जो है रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया गया, और फिर इनका जेल चलाया गया, फिर उनको नायलॉन मेम्ब्रेन पे भी ट्रांसफ़र किया गया। तो इस तरह से ये पैटर्न आया हुआ है आरएफएलपी का। नेक्स्ट है कि हमें ध्यान क्या रखना है। एक तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव भी जो है यूज़ करते हैं, तो इसलिए लिमिटेड हो जाती है ये वाली टेक्निक, क्योंकि हमें जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। कोडोमिनेंट मार्कर है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, हाई क्वालिटी का डीएनए हमें चाहिए होता है, और यहाँ पे हमें पॉलीमॉर्फिक प्रोब को डेवलप करना पड़ेगा, और एक्सपेंसिव भी है क्योंकि फिर प्रोब भी यूज़ कर रहे हैं, मेम्ब्रेन भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम हमें जो है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव है। एप्लीकेशन इसकी ये है कि इससे हम इंट्रा स्पेसिफिक लेवल पे या क्लोजली रिलेटेड जो टेक्स्ट है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रेगमेंट देख सकते हैं। इससे हम जो है जेनेटिक डिस्टेंस बता सकते हैं। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक में इसका यूज़ किया जाता है। डिसीज़ का स्टेटस क्या है, अभी शुरुआत है या एंड है, वो बता सकते हैं। और जेनेटिक मैपिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा पीसीआर बेस्ड टेक्निक। तो पीसीआर बेस्ड टेक्निक में बहुत सारे हैं, यानी जिनके अंदर पीसीआर टेक्निक इन्वॉल्व है। इनमें आपको पता ही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होते हैं।
फिर एनेलिंग होता है जहाँ पे प्राइमर बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका एक्सटेंशन होता है जब वो इलोंगेट हो रहा होता है, और फाइनल एक्सटेंशन होता है यानी जब पूरा जो है अगर कोई रह भी जाता है तो वो फुली इलोंगेट हो जाता है। इस तरह से 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल चलती रहती हैं। जितनी भी साइकिल होती हैं 35 या 40, वो डिपेंड करेगा वैरायटी क्या है, हर एक के लिए अलग-अलग होती है। तो इस तरह से पीसीआर परफ़ॉर्म किया जाता है। तो ये पीसीआर की फिगर में यही बताया हुआ है। अब आता है हमारा पहला जो मार्कर है पीसीआर बेस्ड रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। नाम से पता चल रहा है रैंडम। यहाँ पे जो हम प्राइमर का सीक्वेंस यूज़ करेंगे ना, वो कोई भी सीक्वेंस हम यूज़ कर लेंगे रैंडम। हम कंपनी से बनवाते हैं, हमें प्राइमर मिल जाते हैं, अपना जो भी वैरायटी है उसका हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, और आइसोलेट करने के बाद में हमने क्या करना होता है, पीसी हम प्राइमर जो है, जो हमने रैंडम प्राइमर बनाया था उससे हम पीसीआर चलाते हैं। तो वो रैंडम प्राइमर कहीं पे भी जा कर के जहाँ उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, वो पूरे सीक्वेंस में कहीं पे भी जहाँ पे उसे मिलेगा वहाँ पे बाइंड कर जाता है। तो पहली बात तो ये है कि इसको डिस्कवर किया था विलियम एट ऑल ने 1990 में, और ये डोमिनेंट मार्कर होते हैं। इनमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होती है डीएनए सीक्वेंस की, तो इससे जो है हम मतलब इन्वेस्टिगेशन ईज़िली कर सकते हैं जिनका हमें पहले से पता भी नहीं है सीक्वेंस। तो ये देखिए, अब यहाँ अगर हम फिगर की बात करें तो ये पूरा जीनोम सीक्वेंस दिया हुआ है, फिर प्राइमर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ही हमारे पास रैंडम सीक्वेंसेस हैं, अब वो रैंडम सीक्वेंस जहाँ पे भी बाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ उन्हें मिलेगा, ठीक है, तो उससे बाइंड कर जाएंगे। फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाना है, तो फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब देखो, ये इसका जेल की इमेज है। ये 14 डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। इनमें पहला तो मॉलिक्यूलर मार्कर है, यानी इससे हम साइज एस्टिमेट करते हैं मेनली। और ये जो 1 से लेकर के 14 है, ये डिफरेंट प्लांट की वैराइटीज़ हो गई, और अलग-अलग प्राइमर से जो है इनको रन करवाया गया है, चलाया गया है। या तो एक मेथड ये होता है कि आप डिफरेंट वैराइटीज़ ले लो, एक प्राइमर से चला दो। जैसे यहाँ पे पहला ए वाला जो फिगर है, उसमें प्राइमर यूज़ किया गया है OPB06। जो बी वाला है उसमें OPB08 से जो है एम्प्लीफिकेशन कराई गई है। सी वाले के अंदर OP07 से एम्प्लीफिकेशन कराई गई है, और डी वाले में जो है मतलब OPB11 से कराई गई है, और जो डी वाला है उसमें OP07 से कराई गई है। तो 14 वैराइटीज़ हैं, और अलग-अलग जो हैं 4 प्राइमर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। नीचे वैरायटी का नाम भी लिखा हुआ है। जो एम से लिखा हुआ है वो मॉलिक्यूलर मार्कर है, और जो इसके साइड में लिखा हुआ है ना 75 220, ये क्या है, बेसिस के साइज हैं। मतलब कितने बेस का ये बैंड है, वो बैंड का साइज बताया गया है। तो आरएपीडी मार्कर जहाँ पे भी ये बाइंड किया होगा ना इस वैरायटी के अंदर, मान लो कि पहले वाली जो वैरायटी है ए में, वहाँ पे 1 पे जो है सबसे ऊपर एक बैंड आ रहा है, तो मतलब वहाँ पे बाइंडिंग हुई होगी प्राइमर की, तो इसलिए वहाँ पे बैंड आ गया। 2 में नहीं आ रहा है, बहुत लाइट आ रहा है, तो इट मीन्स है कि वहाँ पे बाइंडिंग नहीं हुई होगी, ये बहुत ही कम हुई होगी। थर्ड में भी शार्प बैंड आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे भी अच्छी बाइंडिंग हुई है। तो जहाँ पे भी बाइंडिंग हुई होती है वहाँ पे वो बैंड दिखाता है। देन आता है इंटरसिपल सीक्वेंस रिपीट, ISR। ISR में क्या होता है, सिंगल प्राइमर यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जिसका जो रिपीट होता है वो माइक्रोसैटेलाइट रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। 1 से 4 जो हैं बेसिस में होंगे, दोनों एंड्स पे, या तो 3 प्राइम एंड पे या 5 प्राइम एंड पे, मतलब कि और एक्स्ट्रा बेसिस भी होते हैं। और ये जो होता है ना ISR टेक्निक, इससे हम जो है पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसैटेलाइट या इंटर माइक्रोसैटेलाइट लोसाई में। इसमें भी हमें कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए होती है सीक्वेंसेस की। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिंपल सीक्वेंस रिपीट। सिंपल सीक्वेंस रिपीट जो होते हैं वो लेंथ होती है कुछ बेसिस की, मान लो 8 to 10 होंगे। एक तो ये कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन दोनों को बता सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है जेनेटिक मैपिंग में, कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी आइडेंटिफिकेशन करना हो, प्योरिटी वैल्यूएशन करना हो, या कंजर्वेशन में, या पैटर्निटी डिटर्मिनेशन में, पेडिग्री में कि कौन सा वैरायटी जो है वो किससे कितना रिलेटेड है, वो सारा एनालिसिस जो है हम सिंपल सीक्वेंस रिपीट से करते हैं। तो ये जो बैंड है सिंपल सीक्वेंस रिपीट का दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे एम पे तो वही आ जाएगा, आपका लेडर होता है मॉलिक्यूलर मार्कर। यहाँ पे जो है अलग अलग 20 इमेज की वैरायटी दिखाई हुई है, अलग अलग प्राइमर हैं। जैसे ए वाला जो है M28 SSR प्राइमर से किया गया है, दूसरे वाला जो फिगर है उसमें M27 यूज़ किया गया है, सी में M25 यूज़ किया गया है, टी फिगर में M20 प्राइमर यूज़ किया गया है, ई में M18
एंड F में M22। तो इस तरह से अलग अलग प्राइमर यूज़ किए गए हैं और मार्कर का जो साइज़ है यहाँ 100 बेस पेयर का है। तो मार्कर के साइज़ से हम जो है ना साइज़ बता सकते हैं इस बैंड का साइज़ क्या होगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले हमने DNL सेलेक्ट करना है, जो भी फिर हमारा प्राइमर होता है उससे PCR रन करना है, फिर हमने जेल चलाना है और जेल चला कर के हमें इस तरह के बैंड्स मिलते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है SSR की, हम इंडिविजुअल जीनोटाइपिंग कर सकते हैं, पेरेंटेज हम देख सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी पॉपुलेशन स्टडी हम इससे कर सकते हैं, जीनोमिक मैपिंग एंड इवोल्यूशनरी जो स्टडी होती है वो भी हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो PCR बेस्ड मार्कर है वो है एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन ये जो है ना ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, यानी इसमें RFLP भी है और PCR भी है। तो ये इंफॉर्मेटिव जो है फिंगरप्रिंट्स होते हैं एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स के। जो ये टेक्निक है इसमें दोनों चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं, RFLP भी एंड PCR भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जाएगा और फिर उनका PCR किया जाएगा। तो स्टेप्स क्या हैं, पहले आप जीनोमिक DNA को आइसोलेट करोगे, जो भी वैरायटी है उसका, देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाएंगे। यहाँ पे अडेप्टर्स भी लगाए जाते हैं उन फ्रैगमेंट्स के दोनों साइड पे। फिर PCR परफॉर्म किया जाता है एडेप्टर लाइगेटेड मिक्सचर का प्राइमर यूज़ करके, और उसके बाद जेल चलाया जाएगा। तो ये जेल इमेज है AFLP की। यहाँ पे भी 14 जो है डेट पाम की वैरायटीज़ का यूज़ किया गया है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर्स है, ये जो 100 200 लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर मार्कर का साइज़ दिया हुआ है और ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं। अलग अलग यहाँ पे भी प्राइमर यूज़ किए गए हैं। एडवांटेज क्या है AFLP का, एक तो बहुत सेंसिटिव है ये, गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, बट यहाँ पे टेक्निकल डिमांडिंग चाहिए होगी क्योंकि जिसको RFLP भी आता हो और PCR परफॉर्म करना भी आता हो ऐसा पर्सन चाहिए होगा। लेकिन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी भी है क्योंकि आप RFLP कर रहे हो, तो RFLP तो कॉस्टली था ही। आप इससे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बैंड क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं और बैंड जो है एनोनिमस यहाँ पे मिलते हैं। एप्लीकेशन ये है कि एग्रोनॉमिक जो ट्रेड्स होते हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, हम जेनेटिकली जो इनहेरिटेड डिसीज़ेज़ होते हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, पेरेंटेज एनालिसिस कर सकते हैं, हाइब्रिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पीसीज़ लेवल पे अगर कोई रिलेशनशिप देखना हो तो वो कर सकते हैं, या कुछ केसेस में हायर लेवल का रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टार्ट कोडोन टारगेटेड मार्कर या स्कोट। स्कोट जो होता है वो नॉवल मेथड है प्लांट DNA मार्कर को जनरेट करने के लिए। ये मेथड डेवलप किया गया था शॉर्ट कंजर्व रीजन के बेसिस पे, और इनके फ्लैंकिंग होते हैं ATG स्टार्ट कोडोन। यहाँ पे 18 मार्क का प्राइमर यूज़ किया जाएगा PCR में, और एनेलिंग टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर यहाँ ग्रोथ जेल चलाया जाता है। ये जो मेथड है ये राइस में वैलिडेटेड किया गया था।